स्टार्ट करें बच्चों। साउंड बराबर है बेटा? आवाज आ रही पीछे तक, लास्ट तक? चलिए, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। स्टार्ट किया जाए। चलिए बेटा, ऑनलाइन वाले बच्चे सुन पा रहे बच्चों? ऑनलाइन आज पूरी लंबी टीम, काफी बड़ी टीम है बेटा। महक, खुशी, श्रद्धा, ऋषभ, वंश, पूरी टीम बेटा। भावेश, अक्षत, शुभांगी, महिमा, तमन्ना। ओके बेटा, वेरी गुड आफ्टरनून बच्चों, पूरी टीम। आज ऑनलाइन वाले बच्चे काफी बड़ी संख्या में कनेक्टेड हैं, ऑफलाइन वाले बच्चे भी काफी बड़ी संख्या में बेटा। बच्चों, सबसे पहले तो बेटा मैं आप सभी बच्चों को, आज चूंकि फर्स्ट डे हम लोगों का, और फर्स्ट डे बेटा मैं आप सभी लोगों को इस बात के लिए भी कॉन्ग्रेचुलेट करूंगा कि यार आप लोगों ने अभी जस्ट सीए फाउंडेशन एग्जाम दी। कितने बच्चे बेटा, जिन बच्चों ने सीए फाउंडेशन अभी एग्जाम दिए? ऑलमोस्ट सभी बच्चे, वेरी गुड। अच्छा, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो डायरेक्ट एंट्री वाले हैं। आवाज बराबर आ रही बेटा आपको? साउंड बराबर सुन पा रहे हैं? बराबर। कुछ बच्चे ऐसे भी बेटा जो लोग डायरेक्ट एंट्री वाले हैं। कुछ बच्चे हैं क्या बेटा? ओके ओके ओके, कुछ बच्चे डायरेक्ट एंट्री वाले हैं। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा, कितने बच्चे बेटा अपनी एनपीए एकेडमी से हैं बच्चों? एनपीए एकेडमी, ओके बेटा। कितने बच्चे और भी अदर एकेडमी से हैं बेटा? ओके ओके ओके, पूरी टीम, पूरा लाव लश्कर, बिल्कुल पूरी लगान की टीम अपनी। हाँ ऑनलाइन वाले बच्चे सारे कनेक्टेड है बेटा, वेरी गुड। डायरेक्ट एंट्री भी है बेटा, वेरी गुड वेरी गुड। कुछ घबराने की जरूरत नहीं बच्चों, ऑनलाइन पूरी टीम। वेरी गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून बेटा। चलिए बेटा बच्चों, सबसे पहली बात तो बेटा जिन बच्चों ने फाउंडेशन एग्जाम दी, आप लोगों ने, मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट इसलिए भी करना चाहूंगा कि आपने सबसे इंपॉर्टेंस अपना समझाए समय का। क्योंकि अभी बहुत से बच्चे जो कि सीए फाउंडेशन, चूंकि सीए फाउंडेशन में बहुत से बच्चे पढ़े हुए हम लोगों से, ऑनलाइन पे भी काफी सारे बच्चे पढ़े हुए हैं। अभी आप लोगों ने रिसेंटली सीए फाउंडेशन एग्जाम दी, मैक्सिमम बच्चों के दिमाग में बात उठती है कि यार अब हम घर चले जाते हैं, महीने डेढ़ महीने हम घर घूम के आते हैं, और डेढ़ महीने के अंदर फिर बाद में जो रिजल्ट आता उसके अकॉर्डिंग फिर वापस से हम अपनी स्टडी की ओर फोकस करेंगे। लेकिन बेटा मैं कहूंगा कि वो डेढ़ महीने 2 महीने वेट करना, वो अपना बहुत बड़ा नुकसान है। ये जो अर्ली बर्ड बैच आप लोगों ने ज्वाइन करा, ये इतनी बड़ी संख्या में आप सब यहां पर जो हैं, ये एक तरह से आपने अपने फ्यूचर के लिए बहुत सही डिसीजन। और कुछ बच्चे अगर घर पे गए हैं, जैसे काफी बड़ी संख्या में ऑनलाइन बच्चे में देख पा रहा हूं, तो वो बच्चों के लिए भी घर पे बैठ के भी अगर बैचेस में कनेक्ट होते हैं तो कितने सारे फायदे बेटा, वो ध्यान दो यार। सबसे पहला तो अपना स्टडी से कंटिन्यूटी बना होता है। और अगर मान लो हम 1.5-2 महीने का वेट करें, रिजल्ट का वेट करें, अगर अपने मन में 50% से भी ज्यादा चांसेस है कि हम क्लियर हो रहे हैं, तो तय बात है हमें इस अर्ली बर्ड बैच को ज्वाइन कर लेना चाहिए। सबसे पहला फायदा बेटा, आज कम से कम 1.5 से 2 महीना अपने को पहले मिल जाता है। रिजल्ट के बाद आप ज्वाइन करते, 1.5 महीने बाद रिजल्ट आया, उसमें भी 8-10 दिन पूरी तरह से सेटअप होने में हम लोगों को लगता है, माइंड सेटअप करने में लगता है। पता चला उसके बाद बीकॉम की एग्जाम, याद करिए बच्चों मार्च में बीकॉम की एग्जाम भी है, और बीकॉम की एग्जाम आपको अपने कई बच्चों को होम टाउन से देना है। भाई 9 पेपर हैं, 9 पेपर में 9 दिन कहीं ना कहीं तो डिस्टर्ब होते ही हैं। इंस्टीट्यूट, कोई भी यूनिवर्सिटी ये काम तो नहीं करेगी कि आप सीए वाले बच्चे तो 9 पेपर एक साथ ले लो। आपके अंदर तो कैपेसिटी है, सीए वाले बच्चों में तो पोटेंशियल है, लेकिन कोई यूनिवर्सिटी ये काम तो करेगी नहीं। तो आप मान के चलो 15 से 20 दिन का टाइम गेप, मतलब स्टडी से कंटिन्यूटी अपनी वहां ब्रेक होती है। तो ये आप लोगों का डिसीजन बहुत बढ़िया डिसीजन है, ताकि हम यहीं से एक मोमेंटम अपने को मिल जाता है। और एक मोमेंटम मिल जाता है बेटा, तो 1.5-2 महीने का बेनिफिट अपने को आगे कहां काम आता है? बहुत ग्रुप करने में। दूसरी बात, जब हम ऑल इंडिया रैंक की बात करते हैं, देखो फाउंडेशन, बहुत से बच्चे फाउंडेशन वाले हैं। फाउंडेशन के अंदर बच्चों आप इतना पोटेंशियल रखते थे कि फाउंडेशन के अंदर आप ऑल इंडिया रैंक लाने वाले मटेरियल वाले बच्चों, लेकिन अब कभी कभी दिक्कत क्या आती है, फाउंडेशन के अंदर ऑल इंडिया रैंक का सिस्टम ही नहीं है। लेकिन इंटर में तो अपने पास अपॉर्चुनिटी है।
इंटर में तो हम अपने आप को जस्टिफाई कर सकते हैं, और इंटर अगर मान लो ऑल इंडिया रैंक के साथ हमने क्लियर किया, देखिए टारगेट हमेशा ऊपर के सेट करके रखना है बेटा। आज हम भी सीए हैं, लेकिन हम लोगों ने भी जब सीए एग्जाम दिया टारगेट ऊपर के सेट रखे कि जर्नी की जो टारगेट आप सेट करें वो टारगेट को आप अचीव कर लें। थोड़ा बहुत तो अंतर आएगा ही आएगा। आज चूंकि डे 1 है, आज सभी बच्चे 0 लेवल पे हैं। आज आप टारगेट सेट कर सकते हैं कि यार मेरे को ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक लानी, बहुत ग्रुप फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर मारना है। और जहां आपने ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक का टारगेट लिया, चलो ऑल इंडिया फर्स्ट नहीं आएगा, टॉप 10 में आ जाएंगे, या टॉप 10 का कमिटमेंट लिया, तो कहीं ना कहीं रैंक में कहीं ना कहीं किसी पोजीशन पे आएंगे। आपने सोचा कि नहीं यार चलो मैं रैंक में आने के टारगेट को ध्यान में रख के स्टडी करूं, तो कम से कम बहुत ग्रुप तो क्लियर हो ही जाएगा। तो देखो लाइफ में टारगेट ऊपर ही सेट रखना है ताकि हम अकॉर्डिंगली मेहनत कर सकें। और एक सबसे बड़ी बात और बेटा, आप लोगों ने जो अर्ली बर्ड बैच ज्वाइन करा उसका एक बड़ा बेनिफिट, और बड़ा बेनिफिट ये कि अपने को अभी से जब सारे सब्जेक्ट का एक पूरा फ्लो मिल जाता है, मोमेंटम मिल जाता है, तो सब्जेक्ट के प्रति अंडरस्टैंडिंग, सब्जेक्ट को कैसे तैयार करना है, वो सब चीजें भी अपनी पकड़ में, अपनी ग्रिप में आ जाती है। अच्छा, अब अगर हम बात करते हैं बच्चों अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो बच्चों मेरा सब्जेक्ट रहेगा एडवांस अकाउंटिंग। अब एडवांस अकाउंटिंग सब्जेक्ट में एडवांस जरूर है, लेकिन बेसिकली देखा जाए तो है अकाउंटिंग ही, और वही कंसेप्चुअल डेप्थ के साथ, वही कंसेप्चुअल क्लियरिटी के साथ हम लोगों को अकाउंट सब्जेक्ट को पढ़ना है। जैसे काफी सारे बच्चे यहां जो बैठे फाउंडेशन पढ़े में बेटा, फाउंडेशन में जिस तरह से हम लोगों ने एक एक कंसेप्ट को बिल्कुल बारीकी से उधेड़ बून करते हुए, जैसे कहीं भी किसी भी कंसेप्ट में किसी प्रकार का डाउट हुआ, आपको एक एंगल से समझ नहीं आया, दूसरे एंगल, तीसरे एंगल, चौथे एंगल, पांचवें एंगल, अल्टीमेटली समझ आना चाहिए। क्योंकि आज हम टीचर है, इतने समय से पढ़ा रहे, तो एक ही कंसेप्ट को 4-5 अलग अलग अल्टरनेटिव तरीके से समझाने की हम कैपेसिटी रखते हैं, लेकिन आपके अंदर जो डाउट है वो यहां खुल के आना चाहिए। तो बिल्कुल फ्रेंडली इन्वायरमेंट में बेटा कोई भी डाउट हो बिल्कुल आप लोग पूछ सकते हैं, अपना हर चैप्टर पूरा परफेक्ट हो, अपना हर कंसेप्ट बारीकी से यहां पर क्लियर हो। और बच्चों देखो एक बात और, जैसे आप लोगों ने सीए फाउंडेशन एग्जाम दिया, कुछ बच्चे डायरेक्ट एंट्री के भी यहां पर हैं, ऑनलाइन भी काफी सारे बच्चे, काफी पूरी टीम को मैं देख पा रहा हूं। तो यहां से अपना 3 साल का जो टाइम है ना, ये आपकी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे क्रूशियल या गोल्डन टाइम पीरियड है। ये 3 साल आपने अपने करियर के लिए जो इन्वेस्टमेंट कर दिया ना, जो आपने बीज बो दिए ना, उस फसल का बेनिफिट, उस क्रॉप का बेनिफिट आपको जीवन भर मिलेगा। मैं तो बल्कि जब फाउंडेशन के लिए बच्चों या उनके पेरेंट्स मेरे पास आते हैं कभी कभी कि सब मेरा बच्चा 10th में है, 12th में है, बोले सब कई बच्चे जो इंजीनियरिंग या मेडिकल लाइन में जा रहे हैं वो लोग 10th या 12th से ही 10-10, 12-12 घंटे की बैचेस ज्वाइन कर लेते। मेरे बच्चे ने कॉमर्स लिया, इसको क्या कराएं? तो कई बार हम उन बच्चों को गाइड भी करते हैं कि ठीक है साहब, 12th तक बच्चों को जैसा अपना जीवन जीना जीने दो, 12th तक डिस्टर्ब मत करो, जीने दो उसको उसका नॉर्मल लाइफ। उसमें अगर किसी प्रकार का कोई आर्ट है तो वो भी आर्ट करने दो। हो सकता कोई बहुत अच्छा क्रिकेटर हो, कोई बहुत अच्छा सिंगर हो, उस लाइन में बहुत अच्छा आगे कर सकता, करने दो। लेकिन हाँ 12th तक, 12th के बाद से या सीए फाउंडेशन एग्जाम क्लियर होने के बाद से ये जो 3 साल है ये आपके करियर के लिए। तो यहां से हमें समय का इंपॉर्टेंस समझना, और आपकी पहली सफलता इसी बात से दिखती है कि आपने समय का उपयोग करते हुए 1.5 महीने पहले बैचेस ज्वाइन किए। तो बच्चों स्टार्ट करते बेटा अपने सब्जेक्ट को। पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। माई सेल्फ सीए मनोज प्रजापत, चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं मैं, और सीए फाउंडेशन अकाउंट, सीए इंटरमीडिएट में एडवांस अकाउंट, ये हम लोग पढ़ेंगे। अच्छा बच्चों, अकाउंट सब्जेक्ट की अगर मैं बात करूं तो 100 मार्क का बेटा ये पेपर है। यहां आपके पूरा पेपर एनालिसिस में आपके सामने रखूंगा कि 14 मार्क के 6 क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में आने होते हैं। एक क्वेश्चन आपके लिए ऑप्शन होता है। 8
आपके सामने क्वेश्चन होंगे, सॉरी 3 क्वेश्चन होंगे 8-8 नंबर के केस स्टडी पैटर्न पर बेस्ड, 6 क्वेश्चन 1-1 नंबर के एमसीक्यू। ऐसा पूरा पेपर एनालिसिस मैं आपके सामने रखूंगा। पेपर को कैसे क्रैक करना है, किस तरह से स्टडी करना है, पूरी टेक्निक मैं आप लोगों के सामने आगे रखूंगा। हम लोगों को पूरा स्टडी मटेरियल कंप्लीट करना है, आरटीपी एमटीपी पास्ट ईयर एग्जाम के क्वेश्चन, ताकि यहीं पूरा परफेक्शन हो जाए। क्योंकि बच्चों आप लोगों ने फाउंडेशन तो किया है नो डाउट, बट फाउंडेशन आप लोगों ने स्टडी मटेरियल को ही फोकस करके कर लिया और चल जाएगा। लेकिन अब इंटरमीडिएट यार ऑलमोस्ट एक अलग गेम है। और इंटरमीडिएट में देखो आप लोग लकी स्टूडेंट हो। लकी 2 कारणों से बेटा, शायद और भी टीचर ने आपको बताया होगा, लकी 2 कारणों से आप लकी हो। पहला, आपको पता होगा शायद इंटरमीडिएट में पहले 8 पेपर होते थे, अब आपके लिए कितने पेपर हैं? 6। दूसरा, पहले इंटरमीडिएट में आपको आर्टिकलशिप करनी पड़ती थी 3 साल की, अब आपको कितनी आर्टिकलशिप करनी है? 2 साल। यार इतने बड़े मल्टीपल बेनिफिट हैं। मतलब ये अभी तक के हिस्ट्री में, अगर मैं पूरे 30 साल की हिस्ट्री में देखूं तो आर्टिकलशिप का ये सबसे कम ड्यूरेशन है। 1 साल पहले आप सीए क्वालिफाइड हो गए, फिर 2 साल 2.5 साल तो हम अपने करियर के लिए बढ़ के मेहनत कर ही सकते हैं। और जब पूरी टीम आपके साथ, पूरी नाटा प्रोफेशनल एकेडमी की टीम आपके साथ मेहनत करने को तैयार है, तो आपको भी यहां पर मेहनत अपने को करनी चाहिए। अच्छा, अकाउंट सब्जेक्ट में मैं आप लोगों को बता दूं बेटा, हम लोग हर चैप्टर को कंसेप्चुअल डेप्थ के साथ पढ़ेंगे, लेकिन हम लोग रेगुलर होमवर्क भी देंगे। और होमवर्क में फाउंडेशन के बहुत सारे बच्चे बेटा, आप लोगों को याद होगा बेटा, डेली आपको होमवर्क करना पड़ता था। बस यहां एक एडिशन और मैंने कर दिया। फाउंडेशन में तो होमवर्क डेली आता था, लेकिन आप पे पेनल्टी नहीं लगती थी, लेकिन अब यहां पर पेनल्टी भी लेंगे। और पेनल्टी लेंगे तो उस पेनल्टी का उपयोग बच्चों के बीच में एक बड़ी पार्टी करने में उसको यूज करेंगे। सब बच्चे एग्रीड? पक्का बेटा? चलो स्टार्ट करते हैं। पहले 3 लेक्चर मैं अकाउंट के बेसिक को लेके चलता हूं। अब आप में से बहुत से बच्चों का मानना होगा सर सीए फाउंडेशन में ऑलरेडी हम बेसिक पढ़ चुके हैं। मान लिया बेटा, फाउंडेशन में जो बेसिक पढ़ा वो फाउंडेशन लेवल का था। यहां में उस बेसिक को प्रैक्टिकल लाइफ में इंप्लीमेंट करना, एक सीए के ऑफिस में इंप्लीमेंट करना है। उस नजरिए से हम लोगों को पहले 3 लेक्चर के अंदर बेसिक्स को डिस्कस करना है। स्टार्ट करते बेटा, कॉपी में हेडिंग दीजिएगा, बेसिक्स ऑफ अकाउंट एडवांस अकाउंटिंग। नाम जरूर है बेटा अपने सब्जेक्ट का एडवांस, लेकिन बहुत इजी तरीके से हम लोगों को पढ़ना है। चलिए बच्चों, पहले कुछ जनरल बेसिक बातें करते हैं। सबसे पहले मैं बेसिक बात आपके सामने करने जा रहा हूं, मीनिंग ऑफ असेट। बोलो जी, असेट आपने सुना होगा बेटा। और जैसे हम असेट की बात करते हैं, हमारे दिमाग में आ जाती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की बैलेंस शीट। या बताइए बेटा, बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में हम तमाम प्रकार की असेट लिखते हैं। ये छोटे छोटे शब्दों को समझेंगे बेटा हम। असेट है, लायबिलिटी है, इनकम है, रेवेन्यू है, एक्सपेंसेस है, इक्विटी है। ये कुछ छोटे छोटे बेसिक टर्मिनोलॉजी। और ये टर्मिनोलॉजी आगे चल के मैं एक चैप्टर पढ़ूंगा, फ्रेमवर्क ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कॉर्पोरेट, उसके अंदर भी इन टर्म्स को यूज करेंगे। चलो असेट जनरल डिस्कशन करें बेटा। बताओ बेटा, क्या असेट का बेसिक मीनिंग कुछ कोई बच्चे बता सकते हैं? क्या समझते हैं असेट से रिलेटेड? यस, असेट हम उसको बोलेंगे जिसमें रेवेन्यू जनरेट करने की कैपेसिटी। वेरी गुड बेटा, शाबाश, ट्राई मारो यार, कुछ भी, बिल्कुल वेरी गुड। असेट से हमें भविष्य में आर्थिक लाभ मिलेंगे, इकोनॉमिक बेनिफिट मिलेंगे। वेरी गुड। जिसका रियलाइज, वेरी नाइस, जिसका रियलाइजेबल वैल्यू होगा, सेलेबल वैल्यू होगा। वेरी गुड, वेरी गुड, गुड यार, लेवल वाले बच्चे।
और बोलो। इट इज नॉट अवेलेबल फॉर सेल, इट इज हेल्ड फॉर यूज। ये व्यापार में उपयोग करने के लिए रखते हैं, नॉट फॉर सेल। वेरी गुड, बहुत अच्छा है यार। जहां हम असेट बोलते हैं, हमारे सामने क्या आ जाता है, बैलेंस शीट का असेट साइड, उसमें सभी प्रकार की तमाम असेट आ जाती है। बट अपने को बेसिक बारीकी से चलना है यार, एक एक कंसेप्ट को बारीकी से डिस्कस करना है। पहले 3 लेक्चर में ये सब बारीकियां कर लेंगे तो आगे के चैप्टर अपने लिए बहुत आसान हो जाएंगे। परफेक्ट, चलो मैं स्टार्ट करता हूं। समझना जी, जब हम बात करते हैं बच्चों असेट की, असेट दैट मीन्स एनी रिसोर्सेस। असेट दैट मीन्स, ऑनलाइन वाले बच्चों, ऑनलाइन टीम बराबर समझते जाना, कहीं डाउट है तो बिल्कुल पूछ लेना बेटा। असेट दैट मीन्स एनी रिसोर्सेस। असेट हमारे रिसोर्सेस हैं विच जनरेट फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट। और ये ऐसे रिसोर्सेस है जिससे हमें फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट होते हैं, भविष्य में कुछ आर्थिक लाभ होते हैं। ऑन विच एंटिटी हैज कंट्रोल। और ये ऐसे रिसोर्सेस है जिस पर कि उस बिजनेस के ऑनर का कंट्रोल है, उस एंटिटी का उन रिसोर्सेस पर कंट्रोल है। और क्या बेटा, एक एक पॉइंट को पहले तोड़ तोड़ के समझते हैं, समझना जी। Asset that means resources। अब रिसोर्सेस का मतलब क्या निकला बेटा, रिसोर्सेस यानी साधन, संसाधन। अब रिसोर्सेस क्या हो सकता है, रिसोर्सेस में बोलो कैश हो सकता है, रिसोर्सेस में बोलो बैंक हो सकता है, रिसोर्सेस में मशीन हो सकता है, रिसोर्सेस में फर्नीचर हो सकता है। बोलो जी कैश है, कैश से हम किसी को पेमेंट कर सकते हैं, बैंक है, बैंक से हम किसी को पेमेंट कर सकते हैं। ठीक इसी तरह से मशीन है तो मशीन को प्रोडक्शन करने में यूज कर सकते हैं, फर्नीचर है, फर्नीचर को हम बिजनेस के अंदर यूज कर सकते हैं। तो असेट हम किसको बोलेंगे, असेट दैट मींस रिसोर्सेस। सबसे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए, रिसोर्सेस, संसाधन। रिसोर्सेस में कैश है, आज अगर आपके बैंक में पैसा है तो बैंक बैलेंस है, आपके यहां फर्नीचर है, मशीन है, लैंड बिल्डिंग है, प्लांट एंड मशीन है, ये रिसोर्सेस है। सेकेंड पॉइंट, विच जनरेट फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट। सिर्फ असेट को समझ रहे बेटा, लेकिन बारीकी से बच्चों, हां, असेट दैट मीन्स रिसोर्सेस, लेकिन ये ऐसे रिसोर्सेस है जिन रिसोर्सेस की क्या होंगे, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट। भविष्य में उनसे आर्थिक लाभ मिलने चाहिए। अगर ऐसे रिसोर्सेस ऐसे हैं जिनसे भविष्य में आर्थिक लाभ नहीं मिलना है, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं मिलना है, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट उनके खत्म हो गए, तो बोलो जी हम उसको असेट में न लिख के पीएनएल में ले जाके दफन कर देते, रिटर्न ऑफ कर देते। भाई रिसोर्सेस होनी चाहिए, बात नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, वो रिसोर्सेस इतने कैपेबल होने चाहिए जिनसे फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट जनरेट होंगे, भविष्य में आर्थिक लाभ उत्पन्न होंगे, पैदा होंगे। और अगर रिसोर्सेस ऐसे हैं जिनसे अब भविष्य में किसी प्रकार के इकोनॉमिक बेनिफिट जनरेट नहीं किए जा सकते तो डेड रिसोर्सेस हैं, और ऐसे डेड रिसोर्सेस को बताओ पीएनएल में ले जाके हम रिटर्न ऑफ कर देते हैं, न कि बैलेंस शीट के अंदर दिखाए। मेरे को तो असेट से मतलब है जो बैलेंस शीट के अंदर दिखा रहे हैं, और बैलेंस शीट में असेट हम उसको दिखाएंगे जिससे कि भविष्य में हमें इकोनॉमिक बेनिफिट एक्सपेक्टेड है। जैसे एग्जांपल के तौर पे फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट की मैं बात कर रहा हूं। मान लो जी आपने 50,000 रुपए की कॉस्ट इनकर्ड की। मान लो जी 50,000 रुपए में आपने कोई एक मशीन परचेस की। अब मशीन परचेस की तो बताओ जी उस मशीन का बेनिफिट आपको करंट ईयर में मिल रहा है, उस मशीन का बेनिफिट नेक्स्ट ईयर में मिल रहा है, मतलब उस मशीन के जो बेनिफिट आपको मोर देन 1 ईयर मिल रहे हैं, 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर, 5 ईयर। मशीन दैट मीन्स रिसोर्सेस हो गया, और उसके बेनिफिट फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट अभी मिलने की संभावनाएं हैं। भाई 5 साल उससे बेनिफिट मिलेगा, बोलिए हम लोगों के लिए असेट है। लेकिन अगर इसके बजाय मान लो मशीन का बेनिफिट खत्म हो चुका होता, जैसे मान लो जी ये मशीन के बजाय मैंने पेन खरीदा, ये पेन 2 महीने के अंदर ही एक्सपायर्ड हो जाता है,
और आज 31 मार्च 2 महीने का समय पहले का ही खत्म हो चुका है, तो बोलो जी अब ये पेन पूरी तरह से कंज्यूम हो गया, यूटिलाइज हो गया, ये रिसोर्सेस यूज कंज्यूम यूटिलाइज हो चुका है, तो इसको डेड रिसोर्सेस मान के मेरे को पीएनएल में ले जाके खत्म करना पड़ेगा। तो असेट हम उसी को बोलेंगे, पहली बात रिसोर्सेस, दूसरा वो रिसोर्सेस इतना कैपेबल हो उससे फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट जनरेट किए जा सके, भविष्य में आर्थिक लाभ उत्पन्न हो सके। पक्का? अच्छा, अगर मान लो इसके अपोजिट आपने 50,000 रुपए का कोई खर्चा किया और उसका बेनिफिट आपको करंट ईयर के अंदर खत्म हो गया, करंट ईयर में उसका बेनिफिट ले चुके हो, तो बोलो उसको पीएनएल में ले जाके खत्म कर देंगे कि नहीं हम? जैसे आपने किसी प्रकार का एडवर्टीजमेंट किया, वो एडवर्टीजमेंट एक अकाउंटिंग ईयर के लिए किया, बोलो जी इस एडवर्टीजमेंट को उसी साल पीएनएल में ले जाके खत्म कर देंगे। हमने 1 साल का रेंट पे कर दिया, पीएनएल में ले जाके खत्म कर देंगे। हमने 1 साल की सैलरी पे कर दी, पीएनएल में ले जाके खत्म कर देंगे। हमने 1 साल का वेजेस दे दिया, पीएनएल में ले जाके खत्म कर देंगे। लेकिन उसी का मान लो मैंने मशीन खरीदी, उस मशीन के बेनिफिट 1 साल से ज्यादा मिलने हैं, तो बोलो जी हम उसको बैलेंस शीट में लेके जाएंगे। यानी ये जो आपने कॉस्ट इनकर्ड की, मेरे को ये देखना पड़ेगा इस कॉस्ट से मेरे को फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। और आप बताओ, इसी से एक नई टर्म निकल के आती है, जब हम आगे चल के बढ़ते हैं, एक चैप्टर अपने फाउंडेशन के अंदर पढ़ा होगा, एक्सपेंसेस को 2 कैटेगरी में बांट लेते हैं, कैपिटल नेचर और रेवेन्यू नेचर। कैपिटल नेचर का खर्चा हम किसको बोलेंगे? जिसके की इकोनॉमिक बेनिफिट, आर्थिक लाभ भविष्य में एक्सपेक्टेड है, भविष्य में उसके इकोनॉमिक बेनिफिट मिलेंगे। रेवेन्यू नेचर हम किसको बोलेंगे? जिसके इकोनॉमिक बेनिफिट एक्सपायर्ड हो चुके, खत्म हो चुके हैं, और एक्सपायर्ड हो चुके तो बोलो जी उसको पीएनएल में डाल के मैंने रिटर्न ऑफ कर दिया। और अगर फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट उसके मिलने की बाकी है तो बोलो जी बैलेंस शीट के अंदर हमने उसको लिख दिया किसके तौर पर? असेट के तौर पर। पक्का? चलो वापस से आ जाओ बेटा, बोलो असेट किसको बोलेंगे? 3 बातें देखनी। सबसे पहली बात रिसोर्सेस। पक्का बच्चों? और रिसोर्सेस कितने केपेबल होने चाहिए? जिनसे फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट एक्सपेक्टेड है, बिजनेस को भविष्य में आर्थिक लाभ मिलना संभावित है। ओके? लेकिन बेटा तीसरी इंपॉर्टेंट बात यार, बहुत इंपॉर्टेंट, रिसोर्सेस तो है, इकोनॉमिक बेनिफिट भी एक्सपेक्टेड है, तीसरी इंपॉर्टेंट बात, उस रिसोर्सेस पर आपका कंट्रोल होना चाहिए। क्या होना चाहिए बेटा? अब 2 मिनट कंट्रोल शब्द को समझना, 2 मिनट सुनना। हाँ, मान लो जी ये सामने पार्किंग में कार खड़ी हुई है, बोलो कार रिसोर्सेस है, रिसोर्सेस तो है ना? मान लो कार नई कार है, तो बोलो जी उसके फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट मिलेंगे, है ना? कार है, रिसोर्सेस है, और नई कार है, उसके फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट मिलेंगे। पक्का? अब बताओ, क्या ये 2 बात पूरी होने पर उस कार को मैं बैलेंस शीट के अंदर असेट में लिख लूं? रुक जाओ, वो कार किराए पे ली हुई है, वो कार, तो उसका जो रेंट पे करोगे वो तो रेवेन्यू नेचर का खर्चा बैलेंस शीट में कहां लिखने जा रहे हो? बैलेंस शीट में तो तब लिखोगे ना जबकि उस कार पर आपका कंट्रोल हो। हम तो असेट पढ़ रहे हैं, आप भूल गए, आप कार पे चले गए, आप सोचो हम क्या पढ़ रहे हैं? असेट। और उसको बैलेंस शीट में असेट के तौर पे तब लिख पाएंगे जबकि आपका उस असेट पे क्या होना चाहिए? कंट्रोल। और कंट्रोल का मतलब अगर मैं बात करूं, उस असेट पर कंट्रोल मतलब उस असेट पर आपका अधिकार होना चाहिए। क्या अधिकार होना चाहिए? हम चाहे तो उसको बेच सकें, हम चाहे तो उसको लीज पे दे दें, हम चाहे तो उसको लेट आउट कर दें, किराए पे दे दें, हम चाहे तो उसको डिस्पोज ऑफ कर दें, मतलब समाप्त कर दें, हम चाहे तो उसको एक्सचेंज कर लें। यानी एक तरह से कंट्रोल, दैट मीन्स ऑनरशिप। अगर वो कार हमारे बिजनेस की ऑनरशिप की है तो बैलेंस शीट में आएगी, तो असेट है। सिर्फ कार होने से थोड़ी मैं अपनी बैलेंस शीट के अंदर ले जाके उसको पार्क कर दूंगा, वो किराए पे ली हुई यार। बराबर? बताओ बेटा, असेट के लिए कितनी बातें लिखेंगे? 3। पहली बात रिसोर्सेस, दूसरी बात फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट एक्सपेक्टेड है, तीसरी बात कंट्रोल।
आपका कंट्रोल होना चाहिए, और कंट्रोल से यहां पर मतलब निकला ऑनरशिप। बोलो इतना क्लियर? अब यही सुनना बेटा, और जब मैं कंट्रोल शब्द की बात करता हूं, ऑनरशिप की बात करता हूं, तो कंट्रोल मतलब निकला बेटा ऑनरशिप। और कंट्रोल भी बच्चों दो तरह से हो सकता है, लीगल कंट्रोल भी हो सकता है, लीगल ऑनरशिप भी हो सकती है, और दूसरा डीम्ड ऑनरशिप भी। कौन कौन सी ऑनरशिप बेटा? लीगल ऑनरशिप और दूसरा लीगल ऑनरशिप। कैसे? देखो, हाँ बेटा नाम बोलो बेटा। अक्षय, अक्षय सेठिया, ये मिस्टर अक्षय भाई बिजनेस के मालिक हैं। अब बताओ, इन्होंने एक बिल्डिंग खरीदी, इन्होंने बिल्डिंग बोलो अपने नाम पे खरीदी, बोलो क्या अक्षय भाई उस बिल्डिंग के लीगल ऑनर है कि नहीं? लीगल ऑनर है, बैलेंस शीट में लिखेंगे। चलो, इन्होंने कार खरीदी, कार खरीदी, बाकायदा कार खरीदी, तो कार का पेमेंट करा, बोली लीगल ऑनर है कि नहीं? लीगल ऑनर है, ये बैलेंस शीट में लिखेंगे, बिजनेस के पर्पज से परचेस की। ओके, लीगल ऑनरशिप के साथ साथ यहां पर हम ध्यान रखेंगे डीम्ड ऑनरशिप भी। कौन सी ऑनरशिप बेटा? और डीम्ड ऑनरशिप मतलब लीगली आप ऑनर नहीं है, लीगली आप ऑनर नहीं है, लेकिन फिर भी हम आपको ऑनर मानेंगे क्योंकि आप उस प्रॉपर्टी के बेनिफिट ले रहे हो। जैसे एक बहुत अच्छा एग्जांपल लेते हैं, समझो सब मेरी कंपनी, मैंने अपने बिजनेस के लिए ट्रक फाइनेंस पे उठाए। अब बताओ, जिस कंपनी से मैंने फाइनेंस पे उठाए, इंस्टॉलमेंट पे उठाए, बोलो जी ऑनरशिप कई बार वो इंस्टॉलमेंट यानी फाइनेंस करने वाली कंपनी उसके नाम पे होती है। मैं उन ट्रक को यूज कर रहा हूं, मैं उन ट्रक को बिजनेस के पर्पज से यूज कर रहा हूं, उसका रिपेयर, मेंटेनेंस, पेट्रोल, डीजल सब कुछ मैं भरा रहा हूं, उसका डिप्रिसिएशन भी मैं ले रहा हूं, लेकिन ऑनरशिप फाइनेंस कंपनी के पास है। अब यहां भली लीगल ऑनर नहीं है, लेकिन मेरे को सारी किस्तें भरनी है, और जिस दिन सारी इंस्टॉलमेंट में भर दूंगा, बोलो जी सामने वाली फाइनेंस कंपनी मेरे नाम पे एनओसी दे देगी, बोलो यहां पे डीम्ड ऑनरशिप है। एक अलग से चैप्टर पढ़ूंगा बेटा मैं लीज, और वहां आपको पढ़ूंगा मैं ऑपरेटिंग और फाइनेंशियल लीज, और उसी में एक बहुत अच्छा कंसेप्ट आएगा बच्चों, सब्सटेंस ओवर द लीगल फॉर्म। डीम्ड ऑनरशिप के लिए बहुत छोटा सा कंसेप्ट बनता बेटा, सब्सटेंस ओवर द फॉर्म। क्या सुना है बेटा आपने कंसेप्ट सब्सटेंस ओवर द फॉर्म? बच्चों सब्सटेंस ओवर द फॉर्म सुना है क्या बेटा? नहीं? कितने बच्चों ने सुना बेटा? अच्छा, सब्सटेंस ओवर द फॉर्म कितने बच्चों ने सुना बेटा? सब्सटेंस ओवर द लीगल फॉर्म। हाँ कोई बात नहीं, मतलब मैं बताने के लिए मैं यहां हूं ना यार। आप पूछो कितने बच्चों को सब्सटेंस ओवर द फॉर्म जानते हैं? आप जानते बेटा? अक्षय आप जानते हैं? जानते बच्चों? वेरी गुड, आप जानते हैं? वेरी गुड और वेरी गुड, कोई बात नहीं मैं समझाता हूं। आप जानते हैं? नहीं, आप भी नहीं बच्चों, कोई बात नहीं, सुनना ध्यान से, सुनना, वापस से आ जाओ। बोलो आप किसका मतलब पढ़ रहे हो? असेट। असेट के लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए? रिसोर्सेस। रिसोर्सेस से फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट मिलने चाहिए, और उन रिसोर्सेस पे क्या होना चाहिए? कंट्रोल का मतलब ऑनरशिप। ऑनरशिप में लीगल ऑनरशिप तो आ गई, डीम्ड ऑनरशिप भी आ गई। अब डीम्ड ऑनरशिप किसको बोलते हैं? सुनना, कभी कभी होता है सब्सटेंस ओवर द लीगल फॉर्म, मतलब लीगल पेपर किसी और के नाम पे हैं, लेकिन अंदर के सब्सटेंस, अंदर की रियलिटी, अंदर के फैक्ट ये हैं कि हम उस प्रॉपर्टी का बेनिफिट उठा रहे हैं। कैसे? जैसे मान लो साहब ये एक पार्टनरशिप फॉर्म है, सपोज करें एक पार्टनरशिप फॉर्म है। अब पार्टनरशिप फॉर्म ने मशीन परचेस की, बिजनेस के पर्पज से परचेस की, बिजनेस में यूज हो रही है, पूरी मशीन पार्टनरशिप फॉर्म के बिजनेस में यूज हो रही है। बस एक गलती थोड़ी सी ये हो गई थी कि वो मशीन खरीदने के लिए एक पार्टनर को भेज दिया था, और वो पार्टनर थे मिस्टर ए, और बिल गलती से बन गया मिस्टर ए के नाम। अब बताओ बिल किसके नाम पे बन गया? ए के नाम, लेकिन उस मशीन के लिए पेमेंट गया फर्म से, यूज फॉर्म में हो रही है,
उसका रिपेयर मेंटेनेंस फॉर्म के अंदर, उसे प्रोडक्शन फॉर्म के अंदर, सब कुछ फॉर्म के अंदर। सिर्फ बाय मिस्टेक छोटी सी एक गलती हो गई साहब, बिलिंग किसके नाम का हो गया? पार्टनर के नाम का। बिल यानी लीगल फॉर्म, लीगल पेपर पार्टनर के नाम पे, लेकिन अल्टीमेटली असेट कहां पर यूज हो रही है? फॉर्म के अंदर। और फॉर्म के अंदर यूज हो रही है तो हम उसकी अकाउंटिंग भी किसकी बुक के अंदर करेंगे? फॉर्म के अंदर करेंगे। ऐसे ही HUF सुना है बेटा? HUF हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, इसका पूरा हिसाब किताब, इसकी पूरी अकाउंटिंग, इसका पूरा इनकम टैक्स रिटर्न अलग से जाता है। अब बताओ, HUF का कोई बिजनेस है, कोई पुश्तैनी बिजनेस है, परिवार का कोई पुश्तैनी बिजनेस है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चल रहा है, उसका हिसाब किताब अकाउंटिंग पूरी तरह से अलग से होगा। चलो HUF के लिए आपने एक मशीन खरीदी, किसके लिए मशीन खरीदी बेटा? HUF के लिए। तो मशीन भी HUF के नाम खरीदनी चाहिए, बट बाय मिस्टेक फैमिली के एक मेंबर को हमने मशीन खरीदने भेजा था, बिल उस मेंबर के नाम का बन गया, लीगल फॉर्म, लीगल पेपर, लीगल डॉक्यूमेंट उस मेंबर के नाम के बन गए, लेकिन वो फॉर्म मशीन खरीदी है HUF के पर्पज से, फंड HUF के अकाउंट से गया, यूज भी HUF के बिजनेस में हो रहा है, तो उसका रिपेयर, मेंटेनेंस, डेप्रिसिएशन सब कुछ किसकी बुक में आएगा? सब कुछ आएगा HUF की बुक में। उसको डीम्ड ऑनर मानेंगे। अरे कई कई बार, अच्छा चलो कई कई बार ऐसा होता है कि नहीं, कोई बड़ा मोटा व्यापारी है, जैसे मोटा व्यापारी, हाँ नाम बोलो बेटा। अंश, नाराज नहीं हो ना? अंश, नाराज नहीं, ये अंश, नाराज नहीं अंश। ये अंश जो है 500 करोड़ का मालिक है। अब इस भाई ने मान लो एक 50 लाख रुपए की कार खरीदी, इनकम टैक्स के डर से ये भाई ने कार जो है अपने यहां काम करने वाले ड्राइवर के नाम खरीद ली, और ड्राइवर राम सिंह कार साफ करते करते जीवन हो जाता, उसको पता नहीं कि कार उसके नाम है। अब तो जब इनकम टैक्स ऑफिसर या गवर्नमेंट अथॉरिटी इनको पकड़ेगी, तो कार अगर ड्राइवर के नाम है तो क्या ड्राइवर मालिक हो गया? अरे भाई आप अगर यूज करो तो आपको पकड़ेगी ना सरकार। और ऐसे कई सारे केसेस होते हैं जहां पर कि उस प्रॉपर्टी का बेनिफिट आप ले रहे हो। जैसे बहुत अच्छा, अगर मैं कॉर्पोरेट एग्जांपल दूं तो कई बार मान लो मैं अपने बिजनेस के लिए ट्रक परचेस कर रहा हूं, और वो ट्रक मैंने इंस्टॉलमेंट सिस्टम पे लिया, जब तक मैं सारी किस्तें नहीं भरूंगा तब तक मेरे इस नाम पे ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं करेगा, लेकिन उस ट्रक का यूज मैं बिजनेस के पर्पज से कर रहा हूं, ये डीम्ड ऑनरशिप है। पक्का? चलो बताओ बेटा, फाइनली असेट की डेफिनेशन आ जाओ जी। बोलो बेटा, ऑनलाइन वाले बच्चों किसी प्रकार का डाउट हो बिल्कुल पूछ सकते बेटा। बोलो, असेट में कितनी बातें देखेंगे? 3। पहली बात रिसोर्सेस, रिसोर्सेस के एग्जांपल दे दो। कैश, बैंक, मशीन, फर्नीचर, लैंड, बिल्डिंग, कुछ भी हो सकता है रिसोर्सेस। चलो दूसरा पॉइंट, रिसोर्सेस से क्या मिलने चाहिए अपने को? फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट। अच्छा, कुछ ऐसे रिसोर्सेस है जिनके फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट अब नहीं मिलने हैं, तो बोलो जी, क्या आप उसको असेट बोलोगे? नहीं, कहां ले जाके खत्म कर देंगे? P&L। तीसरी बात, सिर्फ रिसोर्सेस होने और उससे इकोनॉमिक बेनिफिट होने से काम चल जाएगा क्या बच्चा? नहीं, तीसरा पॉइंट क्या होगा? कंट्रोल। उन रिसोर्सेस पर आपका कंट्रोल, बराबर। और कंट्रोल का मतलब ऑनरशिप, और ऑनरशिप भी 2 प्रकार की हो सकती, लीगल या डीम्ड ऑनरशिप। जैसे कई बार हमने अपने नौकर के नाम पे मशीन खरीद ली, लेकिन यूज तो बिजनेस में हो रही है, पैसा बिजनेस के गया है। बोलो बड़ा, क्या असेट का मीनिंग सब बच्चों को क्लियर? ईमानदारी से? वेरी गुड। चलिए बच्चों, सेकंड पॉइंट उठाते हैं। हाँ बेटा, बोलो बोलो बोलो, बिल्कुल डाउट बिल्कुल पूछने का। ऑनलाइन वाले बच्चों किसी प्रकार का डाउट हो तो पूछने का बेटा। ऑनलाइन श्रद्धा, राजदीप, भावेश, तुलसी, अरविंद, शुभांगी, महिमा, अंशिका, जानवी, पूरी टीम बेटा, चाहत, अक्षत, कोई भी किसी प्रकार का डाउट, डिफिकल्टी, प्रॉब्लम, विघ्न, बाधा, परेशानी, संकट, विपत्ति, कष्ट, विघ्न, समस्या, बिल्कुल पूछ लीजिएगा। हाँ बेटा। हाँ जी, एक्चुअली क्या होता है बेटा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 में एक कंसेप्ट आता है सब्सटेंस ओवर द फॉर्म। आपने कोई भी ट्रांजैक्शन करा, उसके ऊपर का फॉर्म, उसके ऊपर के लीगल पेपर, लीगल डॉक्यूमेंट किसी के भी नाम बनाए,
अंदर के सब्सटेंस, अंदर की रियलिटी, अंदर के फैक्ट देखे जाते हैं। अब आपने ड्राइवर के नाम पे ट्रक परचेस कर लिया, लेकिन वो ट्रक आपके धंधे में यूज हो रहा है नहीं है। लेकिन ऐसे तो क्या होता है बेटा, कई बार हम प्रॉपर्टी किसी के भी नाम खरीद लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे नाम बोलो आपका शरद, एग्जाम्पल ले लें आपका, कलाओगे शरद, पक्का, नाराज तो नहीं होगे? हाँ चलो, आपकी बात समझाने के लिए आप ही का एग्जाम्पल लेते हैं। ये शरद भाई, बराबर? नहीं नहीं, एग्जाम्पल लेना पड़ेगा ना। और शरद भाई, इनके वाइफ, नहीं नहीं, सच बताने से, हाँ मतलब सच बता दिया। अब बताइए शरद भाई, इनके जो वाइफ हैं सीए हैं, सीए से, सीए में हैं, एमबीए हैं। आपका क्वालिफिकेशन बोलो? 12th पास इन सप्लीमेंट्री। इसीलिए पहले पूछ लिया था, नाराज नहीं होना। हाँ, अब आप बताओ, इनकी वाइफ तो प्रोफेशनली क्वालिफाइड है, वाइफ की अच्छी खासी इनकम है। भाई सीए प्रोफेशन, सीएस प्रोफेशन, मतलब जिस भी प्रोफेशन में वर्क कर रहे हैं, अच्छी खासी इनकम है। अब बताओ जी, वाइफ ने मान लो एक मकान खरीदा, मान लीजिए 50 लाख रुपए का मकान खरीदा, इस मकान से रेंट भी आना 1 लाख रुपए। अब वाइफ को इस बात का टेंशन है कि उनकी प्रोफेशनल इनकम वैसी अच्छी खासी है, ये मकान भी उन्होंने अपने नाम पे खरीद लिया, तो इसका रेंट भी इनके नाम पे आएगा, तो इनको टैक्स बहुत अच्छा खासा लगेगा। और कई बार क्या होता है, कई बार ये होता है कि सब पैसा लगा है वाइफ का और मकान खरीद लिया किसके नाम पे? शरद ना, शरद के नाम पे, सारे लीगल पेपर शरद के नाम पे, लीगल एग्रीमेंट, रजिस्ट्री, इलेक्ट्रिसिटी बिल, टेलीफोन बिल, सारे पेपर नगर निगम में, सारे डॉक्यूमेंट किसके नाम पे? शरद के नाम पे। अब आप बताओ, आप जैसे सीए के सामने जब ये मामला आता है, या इनकम टैक्स ऑफिसर के सामने जब ये मामला आता है, कैसे अभी 50 लाख का मकान किसके नाम, रजिस्ट्री किसके नाम? शरद के नाम। और शरद भाई को पूरा हिंदुस्तान जानता है कि शरद भाई ने पूरे जीवन में कभी एक रुपया नहीं कमाया। नहीं नहीं, मैं बता रहा हूं, पहले मेरी बात पूरी हो जाए दो। अब बताओ, शरद भाई ने जीवन में अगर 1 रुपया नहीं कमाया, मतलब शरद भाई का स्टेटस ये कि उनको साइन करने के लिए पेन देते हैं ना, तो इस साइन करने की वजह इसे अंगूठा काला करके। अब आप बताओ, जब 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 आप जैसे अकाउंटेंट के सामने या इनकम टैक्स अथॉरिटी के सामने जब ये मैटर आता है कि पैसा लगा है वाइफ का, भले आपने लीगल पेपर शरद के नाम पे बना दिए, यहां पर अकाउंटिंग और यहां पर असेट जो मानी जाती, किसकी बुक में मानी जाती है? वाइफ की बुक में, क्योंकि वाइफ ही इस प्रॉपर्टी के क्या है? अल्टीमेट ऑनर। पेपर तो किसी के नाम दिखा दोगे यार? कोई मोटे व्यापारी को देखो ना, वो प्रॉपर्टी के पेपर अलग 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 अपने रिलेटिव लोगों के नाम दिखा देता है, और इसे रिलेटिव ढूंढ ढूंढ के पकड़ लेता है कि उनकी सिग्नेचर ही खुद घुमा रहा बैठ के। अल्टीमेटली बेनिफिशियरी आप हो, तो प्रॉपर्टी के मालिक आप माने जाओगे। इसलिए मैं एक कंसेप्ट बताता हूं, आगे चल के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 पढ़ूंगा, उसमें बताऊंगा सब्सटेंस ओवर द फॉर्म। ट्रांजैक्शन का फॉर्म, ट्रांजैक्शन के पेपर, ट्रांजैक्शन के डॉक्यूमेंट, ऊपर से क्या तैयार किया उससे मतलब नहीं होता है, अंदर के सब्सटेंस, अंदर की रियलिटी, अंदर के फैक्ट देखे जाते हैं। अब रजिस्ट्री इनके नाम पे है, शरद के नाम, लेकिन अंदर के फैक्ट, अंदर की रियलिटी, ये पैसा लगा वाइफ का, तो प्रॉपर्टी वाइफ की यार। बराबर बेटा? पक्का बच्चों? लॉजिक क्लियर? कोई डाउट नहीं? हाँ हाँ, चलो बताओ मेरे को, असेट का मतलब क्लियर हुआ कि नहीं सब बच्चों को? असेट का मीनिंग क्लियर हुआ? बोलो, असेट में कितने पॉइंट लेंगे? 3। सबसे पहला पॉइंट रिसोर्सेज, दूसरा फ्यूचर इकोनॉमिक, तीसरा कंट्रोल। कंट्रोल में भी 2 प्रकार के कंट्रोल, लीगल ऑनरशिप एंड डीम्ड। डीम्ड क्लियर हुआ बेटा? डीम्ड दैट मीन सब्सटेंस ओवर द फॉर्म। यानी आगे पूछ सकते हो शरद। चलो बेसिक में दूसरा पॉइंट उठाते हैं, लिखिए बेटा, लाइबिलिटीज। समझना बच्चों,
चलिए बेटा, लायबिलिटी का मतलब जानते हैं क्या आप लोग? चलो अच्छा, आपके हिसाब से पहले जनरल मीनिंग लायबिलिटी का। ऑब्लिगेशन टू रीपे, वेरी गुड। ऑब्लिगेशन है, ऑब्लिगेशन है, ऑब्लिगेशन मतलब जिम्मेदारी है, जवाबदारी है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। टू पे, वेरी गुड। और बोलो, और बोलो, कोई बात नहीं, बोर्ड पे देखो। अच्छा एक बात देखो, जब भी बेटा अपन लायबिलिटी की बात करते हैं तो बोलो बैलेंस शीट क्या लायबिलिटी साइड अपने दिमाग में आ जाता है, क्योंकि यही तमाम प्रकार की लायबिलिटी लिखते हैं। अब इसी को मेरे को डिफाइन करना है और टेक्निकल तरीके से डिफाइन करना है। चलो आते जी। लायबिलिटी दैट मीन्स आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेस। रिसोर्सेस का क्या होगा बेटा? एक सेकंड, आउटफ्लो किसका बच्चों? अच्छा, रिसोर्सेस का मतलब जानते हैं ना, याद करो ऊपर पढ़ा था भी रिसोर्सेस, कैश, बैंक, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीन, फर्नीचर, फिक्चर, याद है बेटा? अब मैं बात करने जा रहा हूं लायबिलिटी। लायबिलिटी तब बोलेंगे जबकि हमारे रिसोर्सेस का क्या होगा? आउटफ्लो होगा। जैसे कैश जाएगा, बैंक जाएगा, भाई मेरे को क्रेडिटर को पैसा देना, कैश जाएगा, या बैंक से पैसा देना, बैंक बैलेंस जाएगा, तो रिसोर्सेस का आउटफ्लो होगा। और ये रिसोर्सेस का आउटफ्लो किस कारण हो रहा है? ये हो रहा है अंडर प्रेजेंट ऑब्लिगेशन। कोई ऐसा ऑब्लिगेशन जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, ऑलरेडी मौजूद है। ये नहीं बोलो जी लायबिलिटी के लिए कितनी, जैसे असेट के लिए 3 बातें देखी थी, लायबिलिटी के लिए कितनी बातें देखेंगे? 2। बोलो जी, पहली बात आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेस, सेकंड पॉइंट प्रेजेंट ऑब्लिगेशन। प्रेजेंट ऑब्लिगेशन मतलब आज की तारीख में ऑब्लिगेशन, और ये ऑब्लिगेशन कैसा है? एग्जिस्टेंस, बातें की है। अब ऑब्लिगेशन की जब आप बात करोगे बेटा, तो ऑब्लिगेशन को 2 कैटेगरी में बांट सकता हूं मैं, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन एंड पॉसिबल ऑब्लिगेशन। सुनना जरा, कौन कौन से ऑब्लिगेशन बेटा? प्रेजेंट ऑब्लिगेशन या पॉसिबल? बोलो जी, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन होगा मतलब ये ऑब्लिगेशन ऐसा है जो ऑब्लिगेशन की कंफर्म है, सर्टन है, और जो ऑब्लिगेशन कंफर्म है, सर्टन है, निश्चित है, तय है, बोलो जी उसकी हम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री करते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपने बैंक लोन लिया 50 लाख का, तो बैंक को देना है। किसी से माल खरीदा 2 लाख रुपए का, 2 लाख रुपए देना है। किसी से काम करा दिया, उसकी सैलरी बनी 50,000, 50,000 रुपए सैलरी देना है। तो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन क्या है बच्चों? एग्जिस्ट कर रहा है। पॉसिबल ऑब्लिगेशन, पॉसिबल ऑब्लिगेशन मतलब ये ऐसा ऑब्लिगेशन है जहां देना भी पड़ सकता है और नहीं भी देना पड़ सकता है। इसको आगे चल के में कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी, हिंदी में बोले तो हम संदिग्ध दायित्व बोलेंगे। कौन सी लायबिलिटी बेटा? और कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी मतलब पैसा देना भी पड़ सकता है और नहीं भी देना पड़ सकता है। जैसे किसी लेबर ने हमारे ऊपर ही केस फाइल कर दिया कि साहब ये मेरे को ये इंजरी हो गई, और हम उसको बता रहे हैं कि साहब ये इंजरी हमारी फैक्ट्री के अंदर नहीं हुई है, मशीन से किसी प्रकार की आपको नहीं लगी साहब, ये हाथ में जो लगी नहीं मशीन से नहीं लगी है, ये तो कहीं बाहर चौराहे पे चाकू छोरेबाजी आप कर रहे होगे फैक्ट्री के बाहर, वहां कहीं लगी, और यहां क्या आप बता रहे हो कि साहब ये मशीन से लग गई। कोर्ट में साबित करो, जाओ, मैटर कोर्ट में पेंडिंग है। अब कोर्ट तय करेगा क्या मैटर है। वो मान लो हमें लगता है क्या हमें कुछ पैसा देना पड़ सकता है, तो हम एंट्री करेंगे। और जब इसी बात के साथ भी पूरी तरह से मैटर हमारे प्रमाइसेस से बाहर का है, चौराहे पर उसने कोई चाकूबाजी की होगी, उसके कारण उसको लग गई, वो साबित करा सब मशीन से लग गई, अरे भाई कोर्ट में केस लगा, देखेंगे कोर्ट तय करेगी यार, यहां पैसा देना भी पड़ सकता और
नहीं भी देना पड़ सकता है। बोलो जिसको कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी बोलते हैं। और जब कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी है तो मैं आगे चल के AS29 आपको पढ़ाऊंगा। हम इसकी बुक में एंट्री नहीं करते हैं, इसको बुक्स ऑफ अकाउंट के बाहर फुट नोट में हम दिखा देते हैं। जानते हैं क्या बेटा आप? कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी को हम बैलेंस शीट के बाहर दिखा देते हैं। तो बताओ जी, लायबिलिटी के लिए दो बातें देखोगे। पहली बात, आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेस, और आउटफ्लो कैसा होना चाहिए? अंडर प्रेजेंट ऑब्लिगेशन। अच्छा, ऑब्लिगेशन पॉसिबल प्रोबेबल हुए तो लिखेंगे क्या बेटा हम? नहीं, उसको कहां लिखते हैं? बैलेंस शीट के बाहर, जहां पर पैसा देना भी पड़ सकता है और नहीं भी देना पड़ सकता है। पक्का बेटा, ईमानदारी से? अब यही समझना एक स्पेशल पॉइंट, लाइबिलिटी इंक्लूड्स प्रोविजन ऑल्सो। जब भी बच्चों हम लाइबिलिटी बोलें तो लाइबिलिटी में लास्ट तक दिख रहा है बेटा साफ क्लियर? कोई डाउट हो तो बिल्कुल पूछते जाना बेटा। ऑनलाइन वाले बच्चों, लाइबिलिटी में प्रोविजन भी शामिल है। लाइबिलिटी इंक्लूड्स प्रोविजन ऑल्सो। ऋषभ, राजदीप, अरविंद, लाइबिलिटी में प्रोविजन भी आएगा। लाइबिलिटी में क्या आएगा बेटा? प्रोविजन। अब रुको, पहले मेरी बात समझना यार। हाँ, इधर देखना, बोर्ड पे देखना बेटा। हाँ, ये बताओ, ये बैलेंस शीट आप बनाते हो, जो कंफर्म लाइबिलिटी है उसको तो यहां लिखते ही हैं, और कुछ प्रोविजन है तो प्रोविजन को भी बोलो बैलेंस शीट के अंदर ही लिखते हैं। बराबर बेटा? अच्छा, अब बात करें हम कि लाइबिलिटी में प्रोविजन भी शामिल है, तो क्या लाइबिलिटी और प्रोविजन में अंतर है? हां जी, बिल्कुल अंतर है। आगे चल के हम बहुत बारीकी से बात करेंगे लाइबिलिटी प्रोविजन में अंतर है। अभी जनरल बेसिक लेवल पर अगर मैं बात करूं तो सुनना, लाइबिलिटी के केस में पेबिलिटी, पैसा देना ही ये कंफर्म है। हाँ, लाइबिलिटी कब बोलेंगे? जब पैसा देना है कंफर्म है, और कितना अमाउंट देना है ये भी कंफर्म है। पैसा देना है कंफर्म है, कितना अमाउंट देना है ये भी कंफर्म है। जैसे आपने बैंक लोन लिया 20 लाख का, बैंक लोन लिया, पैसा देना है, कितना देना है? 20 लाख रुपए देना है। देना है कंफर्म है, पेबिलिटी कंफर्म है, अमाउंट भी कंफर्म है। चलो, क्रेडिटर से माल खरीदा 5 लाख का, 5 लाख देना कंफर्म है, अमाउंट भी कंफर्म है, कोई किंतु परंतु नहीं। मजदूर से काम कराया, उसको 20,000 रुपए वेजेस देना बाकी है, काम कराया, देना है कंफर्म है, 20,000 देना है ये भी कंफर्म है। तो लाइबिलिटी कब बोलेंगे? लाइबिलिटी तब बोलेंगे जब दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो, दोनों कंडीशन कैसे सेटिस्फाइड हो? पेबिलिटी यानी हमारे रिसोर्सेस का आउटफ्लो होगा ये कंफर्म है, पैसा देना है, पेबिलिटी कंफर्म है, कितना अमाउंट देना वो भी कंफर्म है। ओके बेटा? प्रोविजन कब बोलेंगे? रिसोर्सेस का आउटफ्लो कंफर्म है, मतलब पैसा जाएगा, रिसोर्सेस का आउटफ्लो कंफर्म है, लेकिन कितना जाएगा ये कंफर्म नहीं है। जैसे हम बनाते हैं प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट। आप बताओ जी, मेरे 500 डेटर हैं, किसी को लाख, किसी को 2 लाख, किसी को 5 लाख, ऐसा माल बेचा है, 500 डेटर हैं। अब 500 डेटर से जब मैं पैसा कलेक्ट करने जाऊंगा, पूरा पैसा कलेक्ट नहीं कर पाऊंगा, कुछ तो बैड डेब्ट होगा। कुछ तो लोग हैं, क्या नाम था बेटा? कुछ तो शरद जैसे लोग हैं, जिनसे जब मैं बाद में मांगने जाऊंगा पैसा, ये बोलेंगे कैसा? नहीं है, शरद है, धरती पे बहुत शरद है बेटा। नाराज नहीं बेटा, कल आओगे ना? हाँ।
अब बताओ मेरे 500 डेटर है और 500 डेटर से टोटल मिला के मान लो मेरे को 5 करोड़ भी लेना है, बट ये मेरा बिजनेस का पास्ट एक्सपीरियंस के 5 करोड़ नहीं आएंगे साहब, इसमें 2% 3% डूबेगा। डूबेगा तो मैं उसका प्रोविजन बनूंगा। ये डूबेगा मतलब रिसोर्सेस का आउटफ्लो होगा, ये तो तय है, कितना होगा ये तय नहीं है। बराबर बेटा। और इसलिए जब हम प्रोविजन बनाते हैं तो प्रोविजन एस्टिमेटेड अमाउंट से बनाते हैं, क्योंकि अमाउंट कंफर्म नहीं है। ऐसे ही प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर, भाई मेरे 500 डेटर, 500 डेटर में 5% तो शरद जैसे लोग हैं। 500 में कितने परसेंट? 5% कौन है? शरद। ये शरद जैसे लोग हैं, इन्होंने जिससे माल लिया उसको जीवन में कभी पैसा, वो तो माल बेचने के बाद पता लगा अपने को, बराबर बाद में पता लगता ना बेटा। चलो 500 डेटर, 5% ऐसे जिनसे पैसा नहीं आएगा, ठीक है। 95% से तो आएगा, लेकिन 95% से भी मेरे को पता है कि पैसा कलेक्ट करना आज की तारीख में इतना आसान नहीं है। जब मैं पैसा कलेक्ट करने जाऊंगा मेरे को डिस्काउंट देना पड़ेगा। किसी को 100 रुपए का डिस्काउंट, किसी को 200 का डिस्काउंट, किसी को 500 का डिस्काउंट। लोग बातचीत में मेरा हिसाब किताब में डिस्काउंट के नाम पे पैसा काट देते हैं। जैसे क्या नाम था बेटा आपका? ये अक्षय भाई से लेने थे 10,100, सीधे 10,000 का चेक बना के दे देंगे। 100 रुपए, अरे सब छोड़ो। लास्ट बेंच, इनसे लेने थे मेरे को 50,970, ये 50,000 का चेक बना के दे देंगे। मैंने कहा 970, अरे सब छोड़ो। हमने कहा क्यों? बोले साहब राउंड फिगर में 50,000। हमने कहा राउंड फिगर में 51,000 कर देते। अरे बोले नहीं साहब 50,000 ज्यादा अच्छा आंकड़ा है। अब बिजनेस लेके बैठे बेटा तो राउंड फिगर के चक्कर में या चलो इतना अमाउंट छोड़ो इस चक्कर में डिस्काउंट देना पड़ता है। और मेरे को पता है कि साहब मेरे बिजनेस में 1% मेरे को डिस्काउंट देना पड़ेगा, तो देना है ये कंफर्म है, कितना देना है ये कंफर्म नहीं है, तो एस्टिमेटेड अमाउंट से हम प्रोविजन बना देते। ऐसी बनता बेटा प्रोविजन फॉर टैक्स। भाई मान लो आज 31 मार्च का दिन है, मैं अपना पूरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहा हूं, मैंने नेट प्रॉफिट निकाला। अब मेरे को पता है क्या नेट प्रॉफिट है तो मेरे को टैक्स लगेगा। अब टैक्स तो कितना फाइनल होगा वो तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जब मैं अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करूंगा तब फाइनल निकालेगा। लेकिन चूंकि मैं खुद भी इनकम टैक्स को जानता हूं या मेरा जो सीए वो इनकम टैक्स को जानता है, वो मेरे पीएनएल को देख के ये बताएगा कि मोटा माटा एस्टिमेटेड आपका इतना टैक्स लायबिलिटी आएगा और उतने का मेरे को प्रोविजन टैक्स देना है, ये कंफर्म है। कितना देना है ये अभी कंफर्म नहीं है, तो हम अपने 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 एस्टिमेशन के बेसिस पे उसकी एंट्री डालेंगे। बराबर बेटा। तो बोलो जी लायबिलिटी के अंदर प्रोविजन भी आएगा कि नहीं आएगा? पक्का। चलो फटाफट आ जाओ। लायबिलिटी को डिफाइन करो बेटा। लायबिलिटी में कितनी बातें शामिल करेंगे? 2। पहला आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेस, रिसोर्सेस क्लियर है बेटा आपको? रिसोर्सेस का आउटफ्लो होगा। दूसरी बात, ये रिसोर्सेस का आउटफ्लो किसके कारण होगा? प्रेजेंट ऑब्लिगेशन। प्रेजेंट ऑब्लिगेशन मतलब जो ऑब्लिगेशन आज की तारीख में एग्जिस्ट कर रहा है, ये हमारे बिजनेस का ऑब्लिगेशन है, बिजनेस की जिम्मेदारी है जो कि ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में है। चलो उसका अपोजिट सोचो, पॉसिबल ऑब्लिगेशन हुआ तो पॉसिबल ऑब्लिगेशन मतलब देना भी पड़ सकता है और नहीं भी देना पड़ सकता है। बोलो उसको बैलेंस शीट के बाहर लिखते हैं कंटीजेंट लायबिलिटी, फुटनोट में लिखते बैलेंस शीट के बाहर फुटनोट में कंटीजेंट लायबिलिटी संदिग्ध दायित्व तो देना भी पड़ सकता है और नहीं भी देना पड़ सकता है। चलो यहीं पर मैंने बात की लायबिलिटी इंक्लूड्स प्रोविजन। लायबिलिटी में क्या शामिल है? प्रोविजन भी शामिल है। बोलो बैलेंस शीट के अंदर ही हम लायबिलिटी भी लिखते हैं प्रोविजन भी लिखते हैं। अच्छा लायबिलिटी और प्रोविजन में अंतर है कि नहीं है? देखो लायबिलिटी में दो बातें होगी, पैसा देना कंफर्म है, कितना देना ये भी कंफर्म है। प्रोविजन में क्या होगा? पैसा देना कंफर्म है, कितना अमाउंट है देना ये कंफर्म, लेकिन चूंकि देना है आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेस होगा ये कंफर्म है। तो ऐसे केस में इसकी एंट्री तो करनी पड़ेगी। अब एंट्री हम कौन से अमाउंट से करते हैं? एस्टिमेटेड। जैसे प्रोविजन फॉर बेड डेट, मैं 500 डेटर लेके बैठा हूं तो मेरे को पता है कि पैसा डूबेगा, ये कंफर्म है, कितना डूबेगा कंफर्म नहीं, तो एस्टिमेटेड अमाउंट का प्रोविजन फॉर बेड डेट बना दिया। आज 500 डेटर हैं, इन लोगों से कलेक्शन करने जाऊंगा, मेरे को पता है डिस्काउंट देना पड़ेगा कंफर्म है, कितना देना पड़ेगा ये कंफर्म नहीं है, तो एस्टिमेटेड अमाउंट का प्रोविजन बना दिया।
31 मार्च के दिन प्रॉफिट एंड लॉस बनाया तो मेरे यहां प्रॉफिट आया। अब मेरे को पता है प्रॉफिट अगर आया तो मेरे को टैक्स देना पड़ेगा। भाई टैक्स देना पड़ेगा, कितना देना पड़ेगा वो तो इनकम टैक्स अथॉरिटी बाद में तय करेगी, लेकिन मैं या मेरा टैक्स कंसल्टेंट एक रीजनेबल एस्टिमेट तो कर सकता है कि ये P&L इस स्थिति में, इस दशा में कितना टैक्स का लायबिलिटी आ सकता, उतने का तो प्रोविजन करना पड़ेगा। पैबिलिटी कंफर्म है, अमाउंट कंफर्म नहीं है, बट एस्टिमेटेड अमाउंट से एंट्री तो करो। बोलो बेटा, लॉजिक सब बच्चों को क्लियर हुए? पक्का? दोनों पॉइंट क्लियर? असेट का मीनिंग क्लियर, लायबिलिटी का मीनिंग भी सब बच्चों को क्लियर। बोलो जी, यहां तक किसी बच्चे के मन में किसी प्रकार का कोई भी डाउट, डिफिकल्टी हो तो बिल्कुल पूछ सकते हैं बेटा, ईमानदारी से। पक्का? चलो ठीक है बेटा, अभी आपका लंच ब्रेक है। चलो सेशन को यहां हम एंड करते बेटा, बाकी बात बच्चों कल के लेक्चर में करते हैं। तब तक सब बच्चों को धन्यवाद, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। ऑनलाइन वाले बच्चों, तुलसी, श्रद्धा, अभी, कार्तिकेय, ऋषभ भाई, कोई डाउट बेटा? गौरांगी, खुशी, शुभांगी, महिमा, अंशिका, जानवी, महक, ऋषभ भाई, कौशल, पलक, अनेरी, चाहत, कोई डाउट हो पूछो बेटा, किसी प्रकार का कोई भी डाउट, डिफिकल्टी? राजदीप, जानवी, तमन्ना, ओके, आभास पटेल, परफेक्ट बेटा। किसी प्रकार का डाउट, डिफिकल्टी हो बेटा बिल्कुल पूछ सकते हैं। ओके बच्चों, ठीक है जानवी, ओके बेटा। चलिए सेशन एंड करते बेटा, सब बच्चों को धन्यवाद, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। बाकी बेटा हम बेसिक कल के लेक्चर में आगे कैरी ऑन करते हैं।